सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में तंतु से वस्त्र तक भाग 1 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में ऊन की कहानी के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे जंतुओं में प्रजनन भाग 1 की। तत्पश्चात हम भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियाँ सीरीज के अंतर्गत जीवन कौशल पर आधारित एक कहानी देखेंगे जिसका नाम है अर्चना की पत्तों की प्लेट की कंपनी। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। बिहार के चंपारण जिले में किसानों से जोर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। मजदूर किसान नीले अत्याचार से परेशान थे। वे एक मसीहा की तलाश में थे जो उन्हें शोषण जोर जबरदस्ती की पीड़ा से मुक्ति दिलाए। 9 जनवरी 1915 का दिन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। वे 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी अधिवेशन में आए हुए थे। वे किसी बड़े नेता को चंपारण में लाना चाहते थे और उस समय बाल गंगाधर तिलक का बड़ा नाम था। राजकुमार शुक्ल सबसे पहले तिलक के पास गए। उन्होंने तिलक से चंपारण चलने की विनती की, पर तिलक जी ने कहा,
मैं अभी देश की आजादी के लिए काम कर रहा हूँ। फिर शुक्ल जी मदन मोहन मालवीय से मिले और उन्होंने कहा, हम सभी देश की आजादी के संघर्ष में लगे, इससे चंपारण की समस्या का भी हल निकलेगा। निराश होकर वो गांधी जी के पास गए। उन्होंने चंपारण की समस्या बतलानी चाहिए, परंतु उन्हें अवसर ही नहीं मिला। फिर शुक्ल जी ब्रज किशोर बाबू के साथ गांधी जी से मिले, पर गांधी जी ने कहा, बिना देखे और पूरी बात जाने मैं कुछ नहीं कर सकता। राजकुमार शुक्ल की लगातार कोशिश के बाद गांधी जी ने एक दिन चंपारण आने का वादा किया। लखनऊ अधिवेशन के बाद गांधी जी कानपुर गए। शुक्ल जी वहां भी लगे रहे। गांधी जी गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने कानपुर गए थे और वहां शुक्ल जी गांधी जी से मिले और उन्होंने कहा कि यहाँ से चंपारण नजदीक है, कृपया चलिए। गांधी जी ने उन्हें अपना कलकत्ता का कार्यक्रम बताया और उन्होंने कलकत्ता से सीधे चंपारण आने की बात कही। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि जब गांधी जी बिहार पहुंचे तो उन्होंने काम किस तरीके से शुरू किया। त्योहारों का समय शुरू ही हुआ था कि सुनैना के घर पर तैयारियां शुरू होने लगीं। चाचा जी साज सजावट का सामान लेकर आए और माँ खाने पीने के सामान की तैयारियों में लग गईं। पिताजी घर की साफ सफाई में जुट गए। इस चहल पहल के बीच सुनैना अपनी गुड़िया हाथ में लेकर घूम रही थी। उसने अपने छोटे भाई मुकुल को खेलते देखा और पूछा, चाची जी कहाँ है मुकुल? सुनैना दीदी, माँ अपने कमरे में कपड़े सी रही हैं। ये सुनकर सुनैना भागकर चाची जी के पास गई। चाची चाची, आप मेरी मदद करोगी? हाँ सुनैना, बिल्कुल करूँगी। बताओ क्या बात है? बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और घर पर सब लोग नए कपड़े ला रहे हैं। मुझे भी अपनी गुड़िया के लिए तरह तरह के नए कपड़े बनाने हैं। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मैंने अभी बहुत से कपड़े सिले हैं। इनमें से ढेर सारी कतरन बची है। हम कतरन से तुम्हारी गुड़िया के लिए नए कपड़े बना सकते हैं। ये लो कतरन से भरा थैला, इसमें से जो पसंद हो वो ले लो। अरे वाह, इसमें तो बहुत से रंग बिरंगे कपड़े हैं। हाँ सुनैना, इसमें अलग अलग तरह के कपड़े हैं, जैसे सूती, रेशमी और सिंथेटिक। तुम इसमें से किसी से भी अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक या सलवार कमीज बना सकती हो। यह सब कपड़े कितने सुंदर हैं चाची। इतने सुंदर कपड़े बनते कैसे हैं? सुनैना, हमारा देश भारत दुनिया भर में मशहूर है विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने और सजाने के लिए। भारत के हर प्रांत का पहनावा अलग अलग है और वहाँ बनाए जाने वाले कपड़े भी अलग प्रकार के होते हैं। सूती, रेशमी, मखमली, हर तरह का कपड़ा बड़ी छोटी फैक्ट्री और कार्यशालाओं में बनता है। सुनैना, अगर तुम कपड़ों को ध्यान से देखोगी तो मालूम पड़ेगा कि हर कपड़ा धागों को बुनकर बना होता है। अरे हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि धागों की चटाई बना रखी हो। चाची, यदि कपड़ा धागों से बनता है तो ये धागे आते कहाँ से हैं? सुनैना के इस सवाल का जवाब देने के लिए चाची अपनी सिलाई मशीन से धागा निकालकर उसे और पतले भागों में खरोंचती हैं और सुनैना को दिखाती हैं। सुनैना, ये जो छोटे छोटे रेशे नजर आ रहे हैं, जो इस धागे से निकल रहे हैं, उन्हें तंतु कहते हैं। इन तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं और फिर उनसे कपड़े का उत्पादन होता है। यह तो बड़ी ही दिलचस्प बात है। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। पर चाची, मैंने तो कभी तंतु आसपास नहीं देखे। क्या यह भी किसी खास जगह पे बनते हैं? सुनैना, विभिन्न प्रकार के कपड़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तंतु विभिन्न जगहों से मिलते हैं। कुछ तंतु हमें पौधों अथवा जंतुओं से मिलते हैं। सूती एवं जूट पौधों से मिलने वाले तंतुओं का उदाहरण है। रेशम और ऊन जंतुओं से मिलने वाले तंतुओं का उदाहरण है।
इस प्रकार के तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पहले ज्यादातर प्राकृतिक तंतुओं से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग होता था, पर कुछ वर्षों से रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से भी तंतु बनाए जा रहे हैं। इन्हें संश्लिष्ट तंतु या सिंथेटिक तंतु कहते हैं। चाची, ऐसे तंतुओं के इस्तेमाल से किस प्रकार का कपड़ा बनता है? इनसे नायलॉन, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक जैसे कपड़ों का उत्पादन होता है। सुनैना, अब अपने चारों ओर देखो और ऐसी चीजें ढूंढो जिनमें प्राकृतिक तंतुओं के इस्तेमाल से बने वस्त्र हों। आपने जो साड़ी पहनी है ये सूती कपड़े की लग रही है, तो यह हुई प्राकृतिक तंतुओं से बने वस्त्र का उदाहरण। और यह जो मेजपोश है ये संश्लिष्ट तंतुओं से बने हुए वस्त्र का प्रतीत होता है। बिल्कुल सही पहचाना सुनैना, यह मेजपोश नायलॉन से बना है। बातों बातों में चाची ने सुनैना की गुड़िया के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक भी बना दी, जिसे देखकर सुनैना बहुत खुश हुई। सुनैना ने चाची को धन्यवाद कहा और गुड़िया को उसके नए कपड़े पहना दिए। फिर सुनैना भागकर अपने दोस्तों के पास गई। समीना, मोहन, सुबीर, देखो चाची ने मेरी गुड़िया के लिए कितनी सुंदर फ्रॉक बनाई। और चाची के साथ बैठकर आज मैंने कपड़ों के बारे में बहुत सी बातें भी जानी। अच्छा, हमें भी बताओ सुनैना। मुझे ये पता चला कि हम जो वस्त्र पहनते हैं वह सब धागों से बने होते हैं, और धागे बने होते हैं और भी पतले रेशों से, जिन्हें तंतु कहते हैं। यह तंतु क्या होता है? याद है जब हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और तुम गिर गए थे, तो तुम्हारी पैंट घुटने से फट गई थी। तब कुछ धागे निकल आए थे और उन धागों में से पतले पतले रेशे निकले थे। वह तंतु होते हैं। तंतु प्राकृतिक भी होते हैं, जो कि हमें पौधों तथा जंतुओं से मिलते हैं, और संश्लिष्ट भी होते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। हाँ, मैंने भी अपने पिताजी से यह सुना है। वह एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। अरे वाह, क्यों ना हम उनसे चलकर पूछें कि तंतुओं से वस्त्र आखिर बनता कैसे है। अच्छा ख्याल है, चलो चलते हैं। और फिर सभी बच्चे मोहन के घर की ओर बढ़ते हैं, कपड़ों के बारे में और जानने के लिए। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद न करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। मैं मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी हूँ। मैं कपकपाती सर्दी से आपको बचाता हूँ। मुझसे बने स्वेटर, मोजे, शॉल इत्यादि आपको सर्दी में गर्म रखते हैं और आराम प्रदान करते हैं। मुझसे बने कपड़े काफी लचीले होते हैं। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं ऊन का गोला हूँ। मैं आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए कश्मीर के पहलगाम ले जाऊंगा। रामू और उसके बाबा महाराष्ट्र से अमरनाथ की यात्रा के लिए आए हैं। वे अपने गाइड खादिर के साथ पहलगाम की सैर करने निकले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऊन कैसे बनता है। देखो बाबा, कितनी चौड़ी है ये घाटी। ओहो, कितना सुंदर लग रहा है। भाई,
इसे बेताब घाटी कहा जाता है। फिल्म बेताब की शूटिंग यहीं हुई थी। सच में सुंदर है। आह, मुझे फिल्म याद आ गई। देखो बाबा, ऊनी कपड़ों की दुकान। माँ के लिए कुछ ले लें? वो हमारे साथ आ नहीं पाई। भाई, मेरे अब्बू भेड़ पालते हैं और हमारी एक दुकान भी है। मैं आपको वहाँ ले चलूं? ठीक है, हम खादिर की दुकान पर जाएंगे। ये मेरे अब्बू की दुकान है। वह दुकान चलाते हैं और मेरे चाचा भेड़ पालन इकाई की देखरेख करते हैं। अंदर आइए। मेरे पास मैडम के लिए पश्मीना शॉल और बहुत सारे ऊनी कपड़े हैं। आप बहुत ही उचित दरों पर अपनी पसंद का कोई भी चुन सकते हैं। पश्मीना? यह इतना महंगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शॉल इतना महंगा होगा। सबसे अच्छी क्वालिटी की शॉल पश्मीना शॉल है। मुलायम और हल्की, बहुत ही नरम। त्वचा पर कोई खुजली नहीं होगी। इसे देखिए। यह वास्तव में बहुत नरम शॉल है। बाबा, इसे पश्मीना शॉल क्यों कहा जाता है? मैं इसका उत्तर दूंगा। ये ऊन एक विशेष बकरी से प्राप्त होती है, जिसे पश्मीना बकरी कहा जाता है। यह सबसे बढ़िया क्वालिटी की ऊन है। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि केवल भेड़ हमें ऊन प्रदान करती है? बाबा, ब्लैक शीप, ये कविता कितनी बार पढ़ी है बाबा? पता है रामू, ऐसे कई जानवर हैं जो भेड़ के अलावा ऊन प्रदान करते हैं, जैसे बकरी, याक, ऊंट इत्यादि। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। बच्चों, जबकि रामू, उसके बाबा और खादिर दुकान में वस्तुओं की जांच कर रहे हैं, क्या आप सभी ऊन से बनने वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं? मुझे अब ऊनी चीजों में दिलचस्पी होने लगी है। बाबा, मैं जानता हूँ कि हमने जो स्वेटर पहने हैं वे ऊन के हैं, लेकिन ये सभी इतने मोटे हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा अवलोकन है। ऊन की गुणवत्ता उस जानवर पर निर्भर करती है जिससे ये उत्पन्न होता है। ऊन तो जानवरों के बाल हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग जानवरों में बालों के अलग अलग गुण होते हैं। आप सही हैं सर। एक भेड़ में भी दाढ़ी के पास खुरदुरे बाल और उसकी त्वचा के करीब मुलायम बाल होते हैं। इसलिए विभिन्न उत्पाद मोटे बालों और मुलायम बालों से बने होते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह कालीन जिस पर हम बैठे हैं मोटे ऊन से बना है और यह स्वेटर नरम ऊन से बना है। इस जैकेट को देखा? ये याक ऊन से बना है। ये थोड़ा मोटा है। ऊन के विभिन्न गुण हैं। यह केवल 300 रुपए का है। इसका मतलब है कि कम गुणवत्ता वाला ऊन सस्ता और मोटा है और बेहतर गुणवत्ता वाला ऊन नरम और महंगा है। सही है। बहुत अच्छा अवलोकन है। जैसे कि हमारे बाल अच्छे रहते हैं अगर हम स्वस्थ खाना खाते हैं। मुझे यकीन है कि ऊन की गुणवत्ता जानवरों के खाने पर भी निर्भर करती है। बहुत सही कहा है। हम अपने भेड़ और बकरियों को दालें, मक्के, खली और ज्वार खिलाते हैं ताकि उनके बाल या फ्लीस अच्छी गुणवत्ता का हो। एक स्वेटर में इतनी मेहनत लगती है। बच्चों, सोचो कि मैं आपको ठंड से कैसे बचाता हूँ।
बाबा, भेड़ के शरीर पर छोटे से बाल इतना बड़ा ऊन का गोला कैसे बन जाते हैं? सर, आपके पास समय हो तो शाम को मेरे घर आ जाइए। हम ऊन का उत्पादन करते हैं और फिर शॉल बनाते हैं। मुझे आपको प्रक्रिया दिखाने में खुशी होगी। धन्यवाद खादिर, हम आपके घर जरूर आएंगे। सर और रामू, आपका मेरे घर में स्वागत है। ये मेरे चाचा अहमद खान हैं। नमस्ते जी। मेरा बेटा यह जानने के लिए बहुत उत्साहित था कि भेड़ और बकरी की खाल के बालों से ऊन कैसे बनता है। जी, हम पहले ऊपरी त्वचा के साथ भेड़ के बाल काटते हैं। अगर इसकी त्वचा का मुंडन किया जाए तो क्या इससे भेड़ को चोट नहीं लगती? सबसे ऊपरी त्वचा मृत है, इसलिए यह भेड़ को चोट नहीं पहुंचाता है। ऐसा लग रहा है कि भेड़ खुश हैं कि उनका मुंडन किया जा रहा है। यहाँ गर्मी है, इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा होगा। अरे हाँ, हम साल में एक बार ही इनका मुंडन करते हैं, और वह भी गर्मी होने के दौरान ही। हाँ, मैंने देखा कि मैदानी इलाकों के जानवर की तुलना में ठंडे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानवरों के बाल बहुत होते हैं। ऐसा लगता है कि यह उनके लिए एक स्वेटर के रूप में कार्य करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भेड़ों के बाल उन्हें ठंड से बचाते हैं। भेड़ों का रंग या तो सफेद, भूरा या काला होता है। हमारे पास कितने रंगीन स्वेटर हैं। क्या वे उन्हें रंग देते हैं? हाँ, हम बालों को हटाने के बाद, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं, हम मशीन में बाल डालते हैं। इससे ऊन से धूल और तेल की सफाई होती है। इसे अभिमार्जन कहा जाता है। फिर ऊन को कब रंगते हैं? हम साफ किए हुए बालों को फैक्ट्री में भेजते हैं। यहाँ ऊन से बर निकाला जाता है और गुणवत्ता के अनुसार ऊन अलग किया जाता है। फिर उसे रंगा जाता है। क्या वे इसे धागे में बनाते हैं? हाँ, इसे धागे में बनाया जाता है और फिर ऊन का गोला बनता है। हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शॉल खरीदूंगा। रामू की माँ को जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद चाचा जी और खादिर, मैंने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद सर। आप हमारे यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने सीखा कि मैं ऊन उत्पादक जानवरों के बालों से कैसे आकार लेता हूँ। अभी के लिए अलविदा। Se le COVID ka na rin. Diyan na. Alam.
सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आप जानते हैं, हमारे इलाके के मादा कुत्ते ने पिल्लों को जन्म दिया है। वे बहुत प्यारे हैं। वे हमारी खिड़की से दिखाई दे रहे हैं। देखिए मम्मी, ये पिल्ले कितने प्यारे हैं। हाँ, बच्चे तो सभी के प्यारे लगते हैं, चाहे जानवर हों या पौधे। हाँ, नन्हे नन्हे पौधे देखने में कितने प्यारे लगते हैं ना। मुझे याद है, पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा था पौधों के प्रजनन के बारे में। मम्मी, क्या जंतु भी पौधों की तरह बच्चों को जन्म दे सकते हैं? सानिया, जानवरों में भी अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन जानवरों के प्रजनन और पौधों के प्रजनन में कुछ अंतर होता है। ओह, ऐसा है। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं, पर कैसे? दोस्तों, क्या आपको याद है कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है? क्या आप पौधे के उन भागों की सूची बना सकते हैं जो प्रजनन में भाग लेते हैं? मम्मी, मुझे याद है कि पौधे में नर और मादा जननांग यानी भाग होते हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। क्या जंतुओं में भी जनन के लिए नर और मादा जननांग यानी भाग होते हैं? हाँ सानिया, होते हैं। एक ही जंतु में नर और मादा जननांग नहीं पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं में नर जननांग होते हैं जो नर जंतु कहलाते हैं, और कुछ में मादा जननांग होते हैं जिनको मादा जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्यों में होता है? बिल्कुल सही। क्या आप फोटो देखकर नर और मादा जनन अंगों की पहचान कर सकते हैं? मम्मी, मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूं कि जंतु अलैंगिक प्रजनन कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि जंतु तो आपस में बंध नहीं सकते। नहीं सानिया, अलैंगिक प्रजनन दूसरी तरह से भी हो सकता है, जैसे मुकुलन। मुकुलन? हाँ, दरअसल अलैंगिक जनन अपने ही तरह का जंतु पैदा करने का बहुत ही कारगर तरीका है। जरा सोचो, अगर तुम खुद ही 2 हिस्सों में बंट जाओ और खुद के जैसा जंतु पाओ। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि जंतु खुद के जैसा
जंतु कैसे बना सकते हैं? सानिया, सारे जंतु ऐसा नहीं कर सकते, परंतु अलैंगिक जनन कुछ जंतु जैसे हाइड्रा और अमीबा ही कर सकते हैं। हाँ, नए जीव मुकुलन एवं द्विखंडन के द्वारा पैदा होते हैं और एकदम अपने जनक जैसे ही दिखते हैं। आपका मतलब जनन शरीर के किसी अन्य अंग में होता है, न कि जननांग में? हाँ। पर कैसे? चलो हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं। हाइड्रा साफ पानी का सूक्ष्म जीव है जो कि मुकुलन द्वारा जनन करता है। अनुकूल वातावरण में उसके डंठल पर कली निकलना शुरू होती है। कली अपने जनक हाइड्रा जैसा ही जाल बनाने लगती है। धीरे धीरे कली अपने जनक जीव से अलग होने लगती है। जैसे ही कली पूरी तरह से अलग हो जाती है, एक नया और समान हाइड्रा बन जाता है। ये तो मजेदार है। क्या अमीबा भी इसी तरह मुकुल बनाता है? नहीं सानिया, अमीबा द्विखंड द्वारा जनन करते हैं। अच्छा, वो कैसे होता है? अब तुम इस पर शोध करो। दोस्तों, क्या आप अपनी पुस्तक से देखकर बता सकते हैं? आप पेज 107 और 108 पर देख सकते हैं। आप गूगल पर जाकर भी अलैंगिक जनन जीव डालकर देख सकते हैं। आप ऐसे 10 जीवों की सूची बनाइए और फोटो भी इकट्ठा कीजिए और अपने शोध को कक्षा में दिखाइए। सारांश। हमने जाना कि जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक ही जंतु में नर और मादा जननांग नहीं पाए जाते। कुछ जंतु जैसे हाइड्रा और अमीबा में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने की क्षमता होती है। अलैंगिक प्रजनन में बच्चे मुकुलन जैसे हाइड्रा में या द्विखंडन जैसे अमीबा में से होते हैं। जनन शरीर के किसी अन्य अंग में होता है, जननांग में नहीं। यार स्मृति, वो क्या चीज है जिसे खाने से इंसान का दिमाग तेज होता है? बादाम। बादाम नहीं, ठोकर। इंसान एक बार खाता है फिर हमेशा संभल के चलता है। वेरी फनी, पर सच है, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और कुछ बनता है। और ऐसे ही कुछ कामयाब उद्यमियों की कहानी लेकर मैं रोहन और मेरे साथ स्मृति आपका स्वागत करते हैं हमारे इस शो में, जिसका नाम है एन एडवेंचरल गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। यस, हम हर एपिसोड में आपको किसी एक उद्यमी की रोमांचक कहानी दिखाते हैं और उस पर निर्धारित एक कौशल के बारे में बताते हैं। तो आज की कहानी है द ब्रिज बिल्डर, यानी पुल निर्माता। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे गिरीश ने अपने बचपन की समस्या को बड़ा होकर पूरा किया और उससे काफी बच्चों का बचपन बचा लिया। नहीं समझे? चलो साथ मिलकर देखते हैं कहानी। पुल निर्माता। बादल गरज रहे थे और मानसून के आने की दस्तक दे रहे थे। गिरीश ने नींद से जागते हुए सोचा कि कितना अच्छा हो अगर उसे स्कूल न जाना पड़े। लेकिन आज स्कूल में एक शिक्षक के तौर पर उसका महत्वपूर्ण दिन था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिस्तर से उठे और स्कूल की ओर निकल पड़े। ऐसा इसलिए
क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उसके स्कूल की ओर जाती सड़कों पर गंगा नदी का पानी भर गया था। गंगा जो हाजीपुर के साथ साथ बहती थी। गिरीश ने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब बारिश के मौसम में पानी भर जाने के बाद भी वो अपने दोस्तों के साथ काफी मजे करता था। जब उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं थी, बल्कि केले के पेड़ के पास पड़े डिब्बों में बैठकर वो अपनी छोटी सी नाव बना लेता था। अब सालों के बाद वो इंजीनियर बन चुका था। उसे अपने जवानी के वे दिन याद आ रहे थे जब बाढ़ का पानी इलाके में भर जाने की वजह से काफी संघर्ष करना पड़ता था। ऐसे में कई बार उसे स्कूल पहुंचने में दिक्कत होती थी या कई बार तो स्कूल बंद ही हो जाता था। अब वो कामयाब था, लेकिन वो समझ सकता था कि अभी भी बच्चों को स्कूल जाने में वही समस्याएं हो रही थी। उसका कस्बा अभी भी काफी पिछड़ा हुआ था। वहाँ पर अभी भी केले की खेती से बचा हुआ कचरा पड़ा हुआ था। उसने सोचा अगर वो इसके जरिए पानी में तैर सकता था तो क्यों नहीं, सभी लोगों के लिए ऐसा कुछ किया जा सकता है। उसका मतलब सिर्फ मामूली डिब्बों से नहीं था, बल्कि केले के डिब्बों से बने डिब्बों से था। गिरीश ने अपना नोटपैड निकाला और उस पर एक डिजाइन बनाया। उसने फैसला किया कि वो अपने कस्बे के बच्चों के लिए एक पुल बनाएगा ताकि बाढ़ के दिनों में वे स्कूल जा सके, खासकर ऐसे दिनों में जब नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हो या फिर सड़कों पर पानी भरा हुआ हो। वो अपनी जन्मभूमि पहुंचा जो उसे बुला रही थी। उसने अपने इलाके के लोगों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। साथ ही ये भी बताया कि वो कैसे इस समस्या का समाधान निकालने का सोच रहा है। अच्छी बात ये थी कि सभी स्थानीय कारीगरों, मजदूरों, शिल्पकारों, चीजें बनाने वालों ने उसकी मदद करने का वादा किया। इस तरह शुरुआत हुई एक अभियान की, केले के पेड़ के डिब्बों से बनने वाला पुल। आप समझ गए होंगे कि गिरीश एक उद्यमी है। उसने एक साथ कई समस्याओं का समाधान कर दिया है, जैसे लोगों को नदी पार करवाना ताकि वो व्यापार कर सके, स्कूल जा सके, खरीदारी कर सके, अपने रिश्तेदारों को मिल सके, डॉक्टर को मिल सके, वोट देने जा सके इत्यादि। हर रोज की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कर सके, जिनकी सूची काफी लंबी है। जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो कई समाधान निकलते हैं। आप जहां रहते हैं अपने आसपास देखिए, गौर से सोचिए और बताइए कि आप कौन सी समस्या को सुलझाएंगे ताकि आपके आसपास रहने वालों को फायदा हो। आप उस समस्या के लिए अपने किस कौशल या हुनर का इस्तेमाल करेंगे जो उस समस्या को सभी के लिए हमेशा के लिए जड़ से मिटा देगा। द ब्रिज बिल्डर, पुल निर्माता का अभ्यास आप 4-4 का दल बनाकर पूरा करेंगे। पहला भाग, सबसे पहले आपको एक खेल खेलना है जिसके द्वारा आप डिमांड एंड सप्लाई अथवा मांग और पूर्ति के बारे में सीखेंगे। खेल का नाम है मैंगो मैडनेस। वो खेलने के बाद हमें बताए कि आपने ये खेल से क्या सीखा। दूसरा भाग, अब इस पसंदीदा आम खेल को अपने वास्तविक जीवन में खेलें। आप 3 ऐसी चीजें लिखें जो लोगों को चाहिए और उनके पास नहीं है। इसके बाद उस समस्या के बारे में लिखिए जो आप सुलझाना चाहते हैं। उससे संबंधित सवालों के जवाब दें। अब आपको मांग और पूर्ति की अच्छे से जानकारी हो गई है। इसके बाद अगली गतिविधि की ओर बढ़े और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। वाह, एकदम स्वदेश मूवी की फील आ गई। हाँ यार, कैसे अपने गांव में वापस आकर गिरीश ने पुल निर्माण किया और बच्चों की और बड़ों की और साथ साथ बीमार लोगों की मदद की। स्मृति, पता है इस कहानी से एक बहुत जरूरी और अहम कौशल सामने निकल के आता है। कौन सा? वो है इंक्लूडिंग एवरीवन, यानी सबको शामिल करना। और इस कौशल का मतलब क्या है, चलिए हमारी किताब के आखिरी के पन्नों में चलते हैं और वहां पर पढ़ते हैं।
सभी को शामिल करना। सुनिश्चित करें कि आप अपनी समस्या को सुलझाने के लिए दृष्टिकोण, साहसिक कार्य, उद्यम में सभी को शामिल करें। हर उम्र की लड़कियां, लड़कों को, बुजुर्गों को, दिव्यांग लोगों को, सभी धर्मों, श्रद्धाओं, आपको हर किसी को दुनिया को बदलने में सक्षम करने के लिए इसमें शामिल करना होगा। आप उन लोगों को पहले शामिल कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन अनजान लोगों को शामिल करना सबसे प्रभावशाली होगा। आज नए दोस्त बनाएं और बताएं कि आज आप सभी को किस काम में शामिल करेंगे। और हमने इस कौशल का इस्तेमाल करते हुए गिरीश को भी देखा है ना? हाँ, हमने देखा कि कैसे गिरीश ने स्थानीय कारीगर, मजदूर, शिल्पकार, अन्य चीजें बनाने वालों को साथ में जोड़ा और पुल बनाया, और उस पुल से सबका फायदा हुआ। यानी अगर हम सबको साथ लेकर कोई भी काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और अच्छा होगा और सबके हित में होगा। बिल्कुल सही। तो चलो इस बुक के बाद हमारी एक्टिविटी बुक को उठाते हैं और देखते हैं कि आज की एक्टिविटी क्या है। ये बुक देखने में तो ब्लैक एंड व्हाइट है, पर इसमें आप अपना कोई भी मनपसंद रंग भर सकते हैं। तो आज की कहानी पर निर्धारित एक्टिविटी में आपको एक गेम खेलना है, जिसके द्वारा आप डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग और पूर्ति के बारे में सीखेंगे। खेल का नाम है मैंगो मैडनेस। उसके बाद आपको बताना है कि ये इंटरेस्टिंग गेम खेलने के बाद आपने क्या सीखा। अब आपने जो खेल खेला उसको रियल बनाइए और 3 ऐसी चीजें लिखिए जो लोगों के पास नहीं है और उन्हें वो चाहिए, और फिर वो समस्या लिखिए जिसको आप सुलझाना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड यहाँ जो भी सवाल है उसके जवाब दीजिए। बस जी, अब आपको जल्दी से एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और हमें इस एड्रेस पर भेजनी है। तो बस आप जल्दी जल्दी इसको भरिए। हमेशा याद रखिए, जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि अकेले मैं एक बूंद हूं, लेकिन अगर सब मिल जाए तो मैं सागर हूं। क्या बात है मेरे शायर। तो बस इस नोट पर हम लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही हमारे अगले एपिसोड में एक नए उद्यमी की रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय। ऑल द बेस्ट। पुल निर्माता, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी पर बेस्ड अब हम आपके साथ एक क्विज खेलेंगे, जिसका जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं ये शानदार किताब, जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं, और इस क्विज के जवाब आप हमको कॉल कर या फिर हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर भी दे सकते हैं। लेट्स गो। पहला सवाल, क्या आपके आसपास कोई अभियांत्रिक यानी कि इंजीनियर मौजूद है? सेकंड क्वेश्चन, आप अपने घर की किसी भी समस्या को कैसे सुलझाते हैं? थर्ड क्वेश्चन, किसी भी व्यापार को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फोर्थ क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि महिलाएं लंबी दूरी तय करने में सुरक्षित हैं? पांचवा सवाल, क्या महिलाओं और पुरुषों का वेतन समान होना चाहिए? आप अपना जवाब हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं, या फिर अपने स्मार्टफोन में हमारी ऐप डाउनलोड करें, वहां पे भी आप अपना जवाब भेज सकते हैं। बिल्कुल सही कहा स्मृति, और आप लोग सही जवाब दीजिए, क्योंकि आप में से 500 विद्यार्थी जो सही जवाब देंगे वो जीत सकते हैं हमारी ये किताब, जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो फोन उठाइए और डायल कीजिए। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे हिप्पोपोटामस के एनक्लोजर में। हिप्पो को बोलचाल की भाषा में दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ 3 हिप्पो मौजूद हैं, जिसमें सबसे पुराना है ये नर हिप्पो। दरियाई घोड़ा मुलायम घास और पत्तियों का शौकीन होता है। जंगलों में ये नदी और झीलों के पास रहते हैं, जहां ग्रासलैंड मौजूद हो। दरियाई घोड़ा सब सहारन अफ्रीका के मूल निवासी हैं। हिप्पो का जन्म पानी में होता है और जन्म के समय ये 35 से 55 किलोग्राम के होते हैं। एक वयस्क नर हिप्पो का वजन 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा हिप्पो 1350 से 2500 किलोग्राम तक की होती है। दरियाई घोड़ों की औसत ऊंचाई 130 से 165 सेंटीमीटर तक होती है और दरियाई घोड़ा औसतन 40 सालों तक जीवित रहता है। हिप्पो पानी में रहना पसंद करते हैं। ये पानी के अंदर जाकर 30 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन पानी में ज्यादातर 3 से 5 मिनट तक गोता लगाते हैं। ये अपने विशाल जबड़े को 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। इनका प्रजनन काल 8 महीनों का होता है और मादा हिप्पो 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। हिप्पो एक खतरनाक जानवर है और अफ्रीका में अन्य जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा लोग दरियाई घोड़ा द्वारा मारे जाते हैं। हिप्पो समूह में रहना पसंद करते हैं। एक नर के साथ 2-3 मादा भी चिड़ियाघरों में रखी जाती हैं। दुनिया भर में दरियाई घोड़ों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। हिप्पोपोटामस का साइंटिफिक नेम हिप्पोपोटामस एम्फिबियस है। पटना जू में दरियाई घोड़ा दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि भ्रांति है कि ये गुड स्विमर होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये पानी में एक्चुअली चलते हैं और इनके पूरे स्किन पे बाल नहीं पाए जाते हैं। एक विशेष तरह की ग्रंथि होती है जिसके कारण इनका कलर रेड कलर का होता है और ये शाकाहारी जानवर हैं तथा ये मेनली जो भी घास फूस है इसे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मूलतः मार्शी एरिया में पाया जाता है या उथले जल में पाया जाता है, कीचड़ में और पानी में इसे रहना पसंद है। और इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 फीट तक होती है और ऊंचाई 5 फीट तक होती है। पटना जू में इनकी संख्या अभी 4 है, जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। इन्हें 1992 में कानपुर जू से लाया गया था, फिर 1997 में एक हिप्पो को लखनऊ जू से लाया गया था। जो मेल है उसका नाम भोला है। इसके अलावा सुनीता और मौली 2 फीमेल हैं यहाँ पे, तथा इन्हें फ्लोइंग वाटर दिया जाता है क्योंकि इन्हें साफ सुथरे पानी में रहने की आदत है। अतः ऐसा ही व्यवस्था की गई है कि वो पानी हमेशा चलता रहे और ऊपर से वो गंदगी निकलती रहे, क्योंकि ये अपना यूरिनेशन डिफिकेशन सारा कुछ पानी के अंदर ही करते हैं मैक्सिमम टाइम में। 2018 में एक बच्चे का एक मेल का जन्म भी हुआ है जो काफ़ी अच्छे से अपने मदर के साथ इसमें ग्रो कर रहा है।
दुनिया भर के चिड़ियाघरों में जहां ये मौजूद हैं, दर्शक इसे खूब पसंद करते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।